हे गाइस, रात के वीडियो में थोड़ा गड़बड़ हो गई। मैंने जो मॉर्निंग के लिए वीडियो रिकॉर्ड किया था वो रात में ही अपलोड कर दी, इससे स्टोरी थोड़ा स्किप हो गई। ये वीडियो उसी पार्ट का ही है, पार्ट 77 के बाद का है। इसे अभी अपलोड कर दे रहा हूँ। मैंने सोचा था थोड़ा आगे का काम कर लूं, मगर एडिट करने के टाइम पे पता नहीं मैं किस दुनिया में चला गया, ध्यान ही नहीं दिया। खैर, आप देख लो इस पार्ट को। तो जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, रेड सी में तांग सांग होली क्लैन से मिलता है और पता चलता है कि ये एक फायर गॉड को वर्शिप करते हैं। यहाँ पे सनफ्लावर क्लैन के बंदे आए थे। तांग सांग इनके मकसद को फेल करता है और होली क्लैन के चीफ समझा रहा था अब आगे। अभी जो तांग सांग ने कहा है ये सुनकर दूसरे भी काफी सरप्राइज होते हैं। ये भी जानते हैं कि तांग सांग ने जो कहा है अगर ये सच है फिर होली क्लैन भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। होली क्लैन के लिए सबसे डेंजर की बात है कि अगर ये सनफ्लावर क्लैन से डील करते हैं फिर ये इनके सेक्टर पे भी कंट्रोल गेन कर सकता है, जो कि इनके लिए काफी बड़ा झटका हो सकता है। हालांकि सनफ्लावर क्लैन से ये बंदा कहता है चीफ ये बकवास कर रहा है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। इधर तांग सांग भी स्माइल कर रहा है। तांग सांग कहता है मैं कैसे इस सेक्टर को हार्म कर सकता हूँ चीफ, अब क्यों नहीं इस सेक्टर से ही पूछ लेते हो, ये आपको खुद ही बता देगा। इस तरह के डिवाइन वेपन के पास में खुद का ही स्प्रेड होता है। ये सुनकर चीफ भी सरप्राइज है। ये कहने के बाद सेक्टर से एक कलरफुल लाइट इमिट होता है और फ्लेम निकल कर सामने आता है। ये फ्लेम भी एक शेप लेने लगता है। तांग सांग को पता है कि ये सेक्टर एक गॉड का है और तांग सांग भी एक गॉड है, फिर ये सेक्टर तांग सांग के पास जरूर ही आएगा, जबकि ये एक गॉड है। तो फिर जब ये सब चल रहा था इतने में एक लड़की आती है और ये भी 10 टीयर पे ही है। ये लड़की आकर चीफ को कहती है ग्रैंडपा। इन दोनों पार्टी में ऐसा लगता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है एक दूसरे के साथ में, इन दोनों को खुद के प्रॉब्लम को सॉल्व करने दें। जो भी इनमें जीतेगा हम उनसे डील कर सकते हैं, जबकि सनफ्लावर क्लैन से हम काफी टाइम से डील करते आ रहे हैं, फिर ये अनफेयर होगा इनके साथ में। मगर हमारा गेस्ट भी सही थिंग कह रहा है, फिर इन दोनों को बाहर जाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने दें। जो भी जीतेगा और जो बेटर और पावरफुल साइड होगा हम उनके साथ में जाएंगे। ये सुनकर तांग सांग भी स्माइल करता और कहता है ठीक है मैं रेडी हूँ। चीफ भी कहते हैं ठीक है मैं भी इस पे सहमत हूँ। ये कहने के बाद ये कहते हैं मैं इनका फाइट को देखना चाहता हूँ। बिना देरी किए हुए यहाँ पे जो भी लोग थे हाई स्पीड में फ्लाई करते हुए निकलते हैं। आगे जाते हुए तांग सांग इस फ्लावर क्लैन के बंदे को फील करता है। ये 11 टीयर पे है और ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी को फाइंड करने के लिए होली क्लैन में आया था ताकि ये एम्पर लेवल पे भी जा सके। तांग सांग जबकि अभी ओशियन में है, फिर इसे किसी का भी डर नहीं है। जब तक ये ओशियन में है एक एम्पर को भी तांग सांग को डिफीट करने में प्रॉब्लम होगा। अब ये सभी फ्लाई करते हुए सी के सरफेस पे आ चुके हैं। तांग सांग और ली यांग ये दोनों ही एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पे खड़े होते हैं। ये बंदा कहता है आज तुमने जो किया है उसका कीमत तुम्हें चुकाना होगा। इस पर तांग सांग कहता है ठीक है देखते हैं। तुरंत ली यांग के पीछे से एक बड़ा सा सन बनकर रेडी हो जाता है और इससे लाइट भी काफी ज्यादा इमिट होता है। तांग सांग इसका ऑरा को फील करता है और इसे फील होता है कि इसका पावर 11 टीयर के पीक पे है और ये जिंगफिंग डेमन एम्पर के जैसे पावर को कैरी करता है उनके इतना पावरफुल हो सकता है ये बंदा। इस टाइम पे तांग सांग के बॉडी से भी गोल्डन लाइट रिलीज होता है। तांग सांग के बॉडी से ब्लू लाइट भी रिलीज होता है। इससे पूरा ही ओशियन में वाटर वेव्स पे काफी ज्यादा आना स्टार्ट होते हैं। इधर चीफ भी अपने सेप्टर में वाइब्रेशन फील करते हैं और इसे फील कर ये सोचता है इसके सेप्टर में क्यों रिएक्शन आ रहा है तांग सांग की पावर से। ये नहीं जानते हैं कि तांग सांग भी एक गॉड है और ये भी इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता है। चीफ देखते हैं कि तांग सांग के पावर से पूरा ही ओशियन में वाटर वेव्स भी बनना स्टार्ट हो जाता है। ओशियन में तो भूचाल आ जाता है। ये अभी भी समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। इधर चीफ देखते हैं कि ली यांग इसका भी पावर कम नहीं है, ये भी अपने डोमेन को रिलीज कर चुका है और इसके ऑरा को फील कर ये कहते हैं इसका ऑरा एक एम्पर लेवल के बंदे से कम फील नहीं होता, जबकि ये अभी भी एक एम्पर नहीं है। तो फिर ये कैसे हो सकता है। तांग सांग अपने गोल्डन ट्राइडेंट को भी कंडेंस कर लेता है। इधर ली यांग अपने सन के पावर से पावरफुल बीम ऑफ लाइट को कंडेंस करता है और तांग सांग की ओर में शूट करता है। अभी तांग सांग का मोस्टली स्किल्स 10 टीयर पे ही है, फिर इस फाइट में ली यांग के अगेंस्ट उसे यूज करने का कोई भी फायदा नहीं है, जबकि ये स्किल्स वीक है। तो फिर इस कारण से भी तांग सांग गोल्डन ट्राइडेंट के पावर को यूज भी करता है और वो भी स्टार्टिंग में। तांग सांग अपने जिंगमिंग स्किल को कॉल करता है। ये सुपर ब्लड लाइन स्किल है। इससे तांग सांग के पूरे बॉडी पे ही एक तरह का गोल्डन आर्मर बनकर रेडी हो जाता है। साथ ही इसके हाथ में गोल्डन ट्राइडेंट भी है। ली यांग देखता है कि इसका अटैक का कोई भी असर नहीं हुआ तांग सांग पे। तुरंत ही अब तांग सांग भी अपने सी गॉड के पावर को रिलीज करता है। इससे ली यांग को अब ऐसा फील होता है जैसे कि पूरा ही ओशियन इसके पावर को और इसके डिवाइन सेंसेस को सप्रेस कर रहा है और इतना कि जैसे कि इसका माइंड ही एक्सप्लोड कर जाएगा। तांग सांग का अभी डिवाइन पावर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि ली यांग का है, मगर जबकि तांग सांग ओशियन से कनेक्ट हो सकता है फिर ये काफी ज्यादा पावरफुल डिवाइन पावर को शो कर सकता है। इधर ली यांग ये अपने काफी बिग रेड फ्लावर को कॉल करता है। इसके आते ही पूरा ओशियन बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है। ये एक तरह का डिवाइन वेपन है इसके क्लैन में। इतना ज्यादा हीट इसमें से आता है कि ओशियन का वाटर भी बॉइल होता है। ये देखकर तांग सांग भी सीरियस हो जाता है। ये भी जानता है कि इस तरह का पावर काफी पावरफुल है और ये एम्पर लेवल के अटैक से कम नहीं होने वाला है। तांग सांग के पीछे व्हाइट कलर का लाइट व्हील भी आता है और इसे व्हाइट कलर का लाइट शूट होता है। तांग सांग अपने डिवाइन पनिशमेंट को रिलीज करता है। ये ऐसा पावर है जो कि एक गॉड यूज करते हैं अपने डिवाइन पनिशमेंट को देने के लिए और ये पावर ओशियन का पावर ऑफ फेथ से कंडेंस हुआ है। हालांकि अगर कंपेयर किया जाए तो फिर ये पावर ली यांग के पावर से वीक है, मगर इस पावर का बल एक प्लेन के पावर के बराबर होता है, तो इस कारण से भी इसे रेसिस्ट कर पाना भी डिफिकल्ट होगा ली यांग के लिए। इधर ली यांग ये अपने बिग रेड फ्लावर के पावर को स्प्रेड कर रहा है, मगर इतने में इस पे व्हाइट कलर बीम ऑफ
ऑफ फ्लाइट आकर पड़ता है और तुरंत ही इसे काफी पेन भी फील होता है। इसे ऐसा लगता है जैसा कि इसका पूरा ही पावर खत्म हो रहा हो। तांगसंग का आवाज आता है, तुम इस फाइट को हार चुके हो। ली यांग अपने बेस्ट वेपन का भी यूज किया था इस फाइट में, मगर फिर भी ये कुछ भी कर ना सका तांगसंग के अगेंस्ट में। इसने कभी भी इस तरह का अपोनेंट को फेस नहीं किया है अपने लाइफ में, ना ही कभी भी इसने तांगसंग के बारे में कभी सुना भी था, और इस तरह के पावर को इसने कभी तो देखा भी नहीं था अपने लाइफ में। ये कहता है ये इम्पॉसिबल है एक ह्यूमन के लिए डिवाइन पावर होना, और वो भी इतना। ली यांग ये पावर ऑफ फेथ को फील नहीं कर सकता है, मगर चीफ ये फील कर लेते हैं। जबकि इनके हाथ में सेप्टर है, ये काफी टाइम से पावर ऑफ फेथ को अपने क्लाइंट से एब्जॉर्ब करते आ रहे हैं इस वेपन में। फिर इन्हें इसके बारे में पता है, ये सोचते हैं इनके क्लाइंट से जो भी पावर ऑफ फेथ मिलता है ये उतना ज्यादा नहीं होता जो कि इनका सेप्टर भी एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जब ये तांगसंग पावर ऑफ फेथ को देखते हैं और ये जब देखते हैं कि तांगसंग ओशियन से पावर ऑफ फेथ को एब्जॉर्ब कर सकता है, फिर ये समझ जाते हैं कि तांगसंग पूरे ही ओशियन के क्रिएचर के पावर ऑफ फेथ को एब्जॉर्ब कर सकता है। और ये सोचकर ये भी शॉक हो जाते हैं कि कितना ज्यादा ये पावर ऑफ फेथ को एब्जॉर्ब करता होगा, जबकि ये ओशियन पूरे ही वर्ल्ड में कितना ज्यादा बड़ा है। तो फिर अब चीफ कहते हैं लगता है कि तुम हार चुके हो। ये सुनने के बाद तुरंत ही बिना कुछ कहे हुए ली यांग अपने लोगों को लेकर रिचन एम्पायर की ओर फ्लाई करते हुए निकल जाता है। चीफ और तांगसंग को योर मैजेस्टी कहकर पुकारते हैं और इसे अपने क्लैन में वापस से इनवाइट करते हैं। हो लिंग आगे आती है, ये वही लड़की है जो कि इन्हें फाइट करने को एडवाइस भी की थी, और ये तांगसंग के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है आपको पता होगा कि हमारे क्लैन और सनफ्लावर क्लैन के बीच क्या डील हुआ था। इस पे तांगसंग कहता है हाँ सेप्टर को लेकर, राइट। इस पे ये कहती है हाँ, मगर ये पूरा सच नहीं है, कोई नॉर्मल वेपन नहीं है, इसे कंट्रोल करने वाला हमारे क्लैन का चीफ होता है, और एक पर्सन के जन्म पे ही पता चल जाता है कि ये सेप्टर का मास्टर बन सकेगा या नहीं, जबकि ये सेप्टर खुद ही अपने मास्टर को चुनता है। तो फिर और इस पर बारी मेरा है इसे कंट्रोल करने का, फ्यूचर में मेरे ग्रैंडपा के बाद मैं ही इसे कंट्रोल करने वाली हूँ। ये कहती है ली यांग ये सेप्टर का पावर को यूज करना चाहता था, मगर ये भी जानता था कि सेप्टर को इसका मास्टर ही यूज कर सकता है और इसे कंट्रोल भी कर सकता है, और ये इसके पावर को यूज कर एम्परर लेवल पे जाना चाहता था। इस कारण से डील के अकॉर्डिंग मुझे उससे शादी करना था। तांगसंग ये सुनकर ये भी सच में स्टंट हो जाता है। तांगसंग सोचता है कि ये तो इस लड़की से शादी तो नहीं करने वाला है। तुरंत ही तांगसंग अपने हाथों को इससे छुड़ाता है और इससे थोड़ा दूर पे पीछे हट जाता है। इधर जब ये चल रहा था, फिर इधर कैडी सिटी में मी गौंजी मेडिटेट कर रही थी और सडनली प्रिंसेस आती है और कहती है एंसेस्टर कोर्ट से मैसेंजर आए हैं तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें उनसे मिलना होगा। मी गौंजी भी जाग जाती है अपने मेडिटेशन से और ये उठकर बाहर आती है। इस बार मैसेंजर एक ग्रेट डिमन किंग लेवल का आया है और ये इधर अपने में ही बात कर रहा है और ये कहता है इस बार मैटर काफी अर्जेंट है और एंसेस्टर कोर्ट ने कॉल किया है। ये मैसेंजर बैठकर बात कर रहा है कि सिटी लॉर्ड कहाँ पे है, अभी तक ये नहीं आई है। ये कहता है एंसेस्टर कोर्ट इस बार काफी सीरियस है, क्रिस्टल डिमन एम्पर के जाने के बाद से इनका पोजीशन फिल करना होगा। ये एम्पर बनने का बैटल है दो इंपायर के बीच में और इसमें ये दोनों इंपायर जीतना चाहते हैं। इस बार एंसेस्टर कोर्ट ज्यादा देर के लिए वेट नहीं कर सकता है। 3 महीने का ही समय है मी गौंजी के पास में, इसे इस टाइम पे कल्टिवेट करना होगा और थ्रेशोल्ड तक पहुंचना होगा। 3 महीने बाद एम्पर का सिलेक्शन भी हो सकता है। जो भी इसमें सिलेक्ट होगा उसे एंसेस्टर कोड पूरा सपोर्ट करेगा एम्पर बनने के लिए, और जो भी रिसोर्सेस चाहिए होगा उसे एंसेस्टर कोड प्रोवाइड करेगा। इस बीच मी गौंजी को अपना ह्यूमन ब्लड का प्रॉब्लम भी सॉल्व करना होगा। इस कारण से भी एंसेस्टर कोड मी गौंजी का शादी करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि मी गौंजी के पास में वो टैलेंट है जिससे ये एम्पर लेवल पे जा सकती है, और ये मी गौंजी के ह्यूमन ब्लड के पीछे पड़े हुए हैं। मी गौंजी भी जानती है कि अगर ये मना करती है फिर एंसेस्टर कोर्ट इस पे एक्शन भी लेगा, और अगर ये मान जाती है फिर तांगसंग सामने आएगा। इस कारण से भी प्रिंसेस और मी गौंजी दोनों ही डीप थॉट में चली जाती हैं और सोचने लगती हैं क्या करना चाहिए। प्रिंसेस कहती है तुम अपने फादर को कॉल कर लो, उनसे एडवाइस लिया जा सकता है। फिलहाल सियाओ है ये बिजी चल रहे हैं ह्यूमन कंट्री को लेकर। इधर ओशियन में आइलैंड के पास में काफी सारे बड़े बड़े पिलर्स को भी देखा जा सकता है। ब्रिज का कंस्ट्रक्शन भी काफी सही चल रहा है। पिलर्स के लगने के कारण से सी भी काफी शांत हो जाता है इस एरिया में। इसके साथ में बड़े बड़े ट्री को भी लगाया जाता है। ह्यूमंस भी इसे देख कर कि ब्रिज का काम स्टार्ट हो चुका है, ये भी हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं। इन सी क्लैन से सी फूड भी टाइम टू टाइम मिलता जाता है। जब ये ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा फिर ह्यूमन नेशन को भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। प्रिंसेस भी आती है सियावे से मिलने के लिए। सियावे पहले पीकॉक डिमन किंग हुआ करते थे, मगर अब ह्यूमन बॉडी में वापस से रिवाइव होने के बाद ये सियावे बन चुके हैं और ये ह्यूमन का भी, जबकि तांगसंग इनके लिए काफी थिंग्स किया है तो फिर और ये काइंडनेस को रिपे भी करना चाहते हैं। ये प्रिंसेस से कहते हैं मैं अब ह्यूमन का प्राइम मिनिस्टर हूँ, मुझे अपना बेस्ट करना होगा। वो बच्चा तांगसंग है, सब कुछ मेरे ऊपर ही छोड़कर चला गया है, वो मुझ पर फुल्ली ट्रस्ट करता है, मुझे भी अपना बेस्ट करना ही होगा। प्रिंसेस कहती है अभी हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। एंसेस्टर कोर्ट से मैसेंजर आया था मी गौंजी से मिलने के लिए और ये इन थिंग्स को एक्सप्लेन करती है कि मी गौंजी के पास में 3 महीने का ही समय बचा है और सभी थिंग्स को ये क्लियरली बताती है जो भी मैसेंजर ने कहा था। सियावे कहते हैं अगर वैसा देखा जाए तो फिर ये मैटर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एंसेस्टर कोर्ट के लिए, मगर जबकि एम्पर बनने वाला वॉर चल रहा है विजन एम्पायर में और साथ ही टिहानु एम्पायर में, फिर कोई भी साइड पीछे रहना नहीं चाहता है। इस कारण से भी वो मी गौंजी पे प्रेशर डाल रहे हैं। ये कहते हैं अभी एंसेस्टर कोर्ट में टोटल 8 एम्पर हैं और
इनमें से डार्क डीमन एम्परर, स्काई स्प्लिटिंग एम्परर, ये दोनों ही तिहानु एम्परर का साथ देने वाले हैं। और शॉर्ट सन डीमन एम्परर को तो ज्यादा कुछ खास है इन सभी मैटर पे फर्क भी नहीं पड़ता है। फिर तिहानु एम्परर का ग्रुप लार्ज है, इस कारण से भी मी गौंजी पे प्रेशर ये क्रिएट कर रहे हैं। जबकि मी गौंजी के पास में फिनिक्स क्लैन का ब्लड है, फिर ये मैटर भी पब्लिकली अनाउंस नहीं कर सकते हैं। जबकि पीकॉक क्लैन और फिनिक्स क्लैन एक दूसरे के एनिमी हुआ करते हैं। सियाहवे ने कहा था इस मैटर को एम्परर बनने से पहले एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है पीकॉक क्लैन में, इस कारण से भी इसे अभी सीक्रेट रखा गया है। हालांकि मी गौंजी को दूसरे एम्परर का भी सपोर्ट है, मगर इस मैटर में कोई भी ज्यादा कुछ खास कर भी नहीं सकेगा तिहानु एम्परर के अगेंस्ट में। तो अभी एक ही रास्ता बचता है, हम अभी सिर्फ टाइम को डिले ही कर सकते हैं और इस बात को मानने के अलावा कोई और रास्ता भी तो नहीं है। सियाहवे भी कहते हैं तांगसंग को वापस कॉल कर लेने के लिए, जबकि यह मैटर अब सीरियस होता जा रहा है। फिर इधर तांगसंग वोल्केनो सिटी में है और अभी यहाँ पे फेस्टिवल चल रहा है और ये फेस्टिवल 7 दिन तक चलता है। यहाँ पे इनके फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ लव भी कहा जाता है, जबकि इस दौरान ये जिसे पसंद करते हैं उनके साथ में मिलते हैं। हुलिंग कहती है अगर तुम्हें सेप्टा का ब्लेसिंग चाहिए फिर तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा, जबकि मैं इसकी सक्सेसर हूँ तो फिर, और वैसे भी मैंने तुम जैसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बंदे को कभी भी नहीं देखा है। ये लड़की भी सीधा बोल देती है और तांगसंग को ये प्रपोज करती है, लेकिन तांगसंग भी कहता है मुझे सेप्टा का प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। ये सुनकर ये भी काफी सरप्राइज होती है कि इसे ब्लेसिंग नहीं चाहिए, फिर ये सनफ्लावर क्लैन के बंदे से फाइट क्यों कर रहा था। तांगसंग चीफ को कहता है मैं बस आपके क्लैन का हेल्प करना चाहता हूँ और एक फ्रेंडशिप बिल्ड करना चाहता हूँ, मुझे गलत मत समझे, मैं आपका हेल्प करना चाहता हूँ मगर बदले में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये सुनकर चीफ तांगसंग को लेकर एक स्टोन रूम की ओर चले आते हैं और यहाँ पे आने के बाद तांगसंग भी फील कर सकता है कि फायर एलिमेंट यहाँ पे काफी अच्छा है। तांगसंग यहाँ पे आने के बाद ये भी देखता है कि इस जगह पे फायर एलिमेंट को बेटर बनाने के लिए रेड क्रिस्टल भी लगाए हुए हैं, जो कि फायर एलिमेंट को काफी ज्यादा प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। चीफ तांगसंग को लेकर एक केव के डीपेस्ट पार्ट में आ गए हैं और यहाँ पे ये कहते हैं ये हमारे क्लैन का कोड एरिया है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आपका डिवाइन पावर क्या है, आप कहाँ से आए हो, क्या आप भी आउटसाइड वर्ल्ड से आए हो, मैं आपसे एक रियल गॉड का ऑरा को भी फील कर सकता हूँ। तांगसंग ये सुनने के बाद इनसे कुछ छुपाता नहीं है और ये कहता है मैं दूसरे वर्ल्ड से आया हूँ, मैं यहाँ पे इस वर्ल्ड में अपने पावर को रिस्टोर कर रहा हूँ, जबकि मैं इस वर्ल्ड में गॉड लेवल पे जा चुका हूँ, यानी कि 10 टियर पे, फिर मैं अपने सी गॉड के पावर को यूज कर सकता हूँ काफी ज्यादा सी गॉड के पावर को गेन भी कर पा रहा हूँ, पूरा ही ओशियन मेरा डोमेन है। ये सुनकर ये भी सरप्राइज होते हैं और ये कहते हैं फिर आप एक रियल गॉड हो। तांगसंग कहता है कि इस वर्ल्ड में मैंने जन्म लिया है मगर इसका रियल मेमोरी इसके साथ में ही और इसका डिवाइन पावर भी इसके जन्म से इसके साथ में था। ये सुनने के बाद ये भी कहते हैं हम इस वर्ल्ड से नहीं है, हम डिफरेंट वर्ल्ड से आए हैं, वहाँ पे हमारे गॉड हुशन हुआ करते थे, ये अपना जान दे दिए हमें सेव करने के लिए और हम यूनिवर्स में ट्रैवल करते हुए इस वर्ल्ड में आ सके हैं। हमारा ओरिजिनल वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो गया था, यहाँ पे आने के बाद मास्टर ऑफ फ्लेम के साथ में एक एग्रीमेंट करने के बाद हम यहाँ पे इस वर्ल्ड में सर्वाइव कर पा रहे हैं। ये वर्ल्ड भी सही है, इस वर्ल्ड में जो नेचुरल एनर्जी है ये गॉड रियल्म से कम नहीं है। जब हमारे एंसेस्टर इस वर्ल्ड में आए थे उस टाइम पे ये प्लेन काफी अनबैलेंस हुआ करता था, जबकि हम फायर एलिमेंट में काफी अच्छे हैं, फिर हमारे कारण से वोल्केनिक इरप्शन भी कम होता चला गया इस वर्ल्ड में और इस कारण से भी प्लेन मास्टर हमें रुकने दिए और बदले में हमने प्लेन मास्टर से प्रॉमिस किया कि हमारा फैमिली कभी भी 12th टियर पे नहीं जाएगा। कोई भी हमारे क्लैन से जब 12th टियर पे जाने वाला होता है फिर सप्रेशन फोर्स काफी ज्यादा क्रिएट होता है इस प्लेन के थ्रू में। हमारे सेक्टर में हमारी लॉर्ड हुसन का डिवाइन पावर है, मगर काफी सालों से इस वर्ल्ड में रहने के बाद ये डिवाइन पावर भी कम होता गया समय के साथ में। मैंने हर तरीके को यूज किया मगर आज से पहले कभी भी डिवाइन पावर रिस्टोर होने का साइन शो नहीं किया था जब तक कि आपका स्काई फायर हमें नहीं मिला था। अगर आप हमारे फैमिली का हेल्प करते हो फिर मैं अपने तरफ से पूरा ही कोशिश करूंगा आपको सेटिस्फाई करने का। तांगसंग कहता है मैं जबकि एक सी गॉड हूँ फिर मैं हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन मैं दूसरे वर्ल्ड से हूँ और मुझे एक दिन अपने वर्ल्ड में जाना होगा और मैं एक ह्यूमन हूँ। इस वर्ल्ड में ह्यूमन से स्लेव्स है नहीं तो फिर वेसल्स है, मैं ह्यूमंस का हेल्प करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इनके पास खुद का ही ट्रेनिंग मेथड हो। तांगसंग ने कहता है ये इनके क्लैन के साथ में एक अलायंस को क्रिएट करना चाहता है। ये कहता है अभी ह्यूमंस वीक है मगर फ्यूचर में ये काफी स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। अगर तांगसंग इनके सेप्टर के डिवाइन पावर को रिस्टोर करना चाहेगा फिर इसके लिए इसे भी बिग प्राइस चुकाना होगा, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और ये इसके लिए रेडी भी है। चीफ पूछते हैं फिर क्या तुम्हारी गॉड रियल्म में वहाँ पे भी कोई फायर गॉड है? इस पर तांगसंग कहता है हाँ, मगर आप उन्हें वर्शिप नहीं कर सकते हो, जबकि आप डिफरेंट फायर गॉड को वर्शिप करते हो तो फिर उनका ब्लेसिंग भी आप पे काम नहीं करेगा और वो आपके पावर ऑफ फेथ को एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकेंगे। और साथ ही ये प्लेन भी एक प्रॉब्लम है, ये प्लेन एक गॉड रियल्म में ट्रांसफॉर्म होना चाहता है। इस वर्ल्ड में एनर्जी काफी हाई है, इस कारण से भी इस वर्ल्ड में लोग 12th टियर पे भी कल्टीवेट कर पाते हैं। इस वर्ल्ड के इवोल्यूशन में कितना समय लगेगा ये कोई भी नहीं जानता है। तांगसंग ने कहता है शायद 300 साल भी लग सकते हैं इस प्लेन को गॉड रियल्म में इवॉल्व होने में, हालांकि मैं चाहता हूँ कि आप मुझ पे विश्वास करें। तांगसंग कहता है अभी हालांकि आपको मेरा हेल्प करने का जरूरत नहीं है, मगर फ्यूचर में मेरे लोग आएंगे, उस टाइम पे आप उनका हेल्प कर देना। जब ये वर्ल्ड एक गॉड रियल्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा फिर उस टाइम पे आपको आपका फायर गॉड भी मिल जाएगा। इस पे चीफ कहते हैं ठीक है, मैं आप पे ट्रस्ट करने को रेडी हूँ। तांगसंग आगे बढ़ता है और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है इनके साथ में, एक तरह का कसम ये खाता है अलायंस का। जब तांगसंग कसम खा रहा था इसका गोल्डन ट्राइडेंट भी इसके हाथ में आता है और इससे काफी डिवाइन पावर भी निकलकर चैप्टर में जाता है, इससे ये भी ग्लो करता है। तांगसंग के डिवाइन पावर को फील कर
ये भी समझ जाते हैं कि तांगसंग पहले ये सी गॉड हुआ करता था, इसका लेवल फायर गॉड से भी काफी ज्यादा हुआ करता होगा। तांगसंग के बाद चीफ भी अपना कसम खाते हैं मैनकाइंड का हेल्प करने के लिए फ्यूचर में, कि फ्यूचर में ये मैनकाइंड का हेल्प करेंगे अपना पूरा फोर्स लगाकर, अपने पूरे क्लैन से, अपने पूरे क्लैन का पावर को यूज करके। इनके ये कहने के बाद कलरफुल लाइट भी शो होता है सेप्टर से, इन दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट भी अब साइन हो जाता है। तांगसंग अभी इन्हें थैंक्स कहता है और कहता है अभी इन्हें ह्यूमंस के लिए कुछ खास करने का जरूरत नहीं है, मगर फ्यूचर में जरूरत पड़ सकता है। तांगसंग कहता है मुझे अभी के लिए तो जाना होगा, मगर मैं फ्यूचर में जरूर आऊंगा, जाने से पहले मैं स्काई फायर को छोड़ कर जाता हूँ काफी अमाउंट में आपके हेल्प के लिए। तांगसंग अपने हाथों को मूव करता है और स्काई फायर निकल कर सामने आता है। ये करने के बाद ये अपने स्पेस पावर को रिलीज करता है। इसके हाथ में इसका स्पेस ट्रेन टावर भी निकल कर आता है। इससे पावरफुल स्पेस पावर भी फील किया जा सकता है। चीफ भी ये फील कर सरप्राइज होते हैं इस पावर को देखकर। तांगसंग यहाँ से टेलीपोर्ट होकर आइलैंड के किनारे पे आ जाता है। यहाँ पे आने के बाद जब ये अपने सामने सीन को देखता है, फिर ये भी काफी सरप्राइज होता है। काफी सारे लोग आइलैंड के किनारे में खड़े हैं और ये काफी बिजी भी चल रहे हैं, ये सभी काम कर रहे हैं, ब्रिज को बनाने के काम में ये सभी लगे हुए हैं। तांगसंग उस में बड़े बड़े पिलर्स को भी देख सकता है। तांगसंग देखता है कि इस ब्रिज का फर्स्ट स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है, इसे कनेक्ट कर दिया गया है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर बनकर रेडी हो चुका है। सिजैन क्लाइन और हाइसन ट्री क्लाइन ये काफी सारे रिसोर्सेज को प्रोवाइड किए हैं इस ब्रिज को कंप्लीट करने के लिए। पीछे से आवाज आता है, तांगसंग पीछे मुड़कर देखता है और फिर ये मी गोंजी को देखता है। मी गोंजी तांगसंग को देखकर इसके गले लग जाती है। इनके साथ में सियाहुई भी यहाँ पे हैं। मी गोंजी तांगसंग के बॉडी से फायर एलिमेंट को स्मेल करती है और इसके बारे में ये पूछती है। तांगसंग कहता है मैं जहाँ पे गया था वहाँ पे फायर एलिमेंट काफी ज्यादा था। तांगसंग इस टॉपिक को चेंज करते हुए पूछता है क्या हुआ, तुम परेशान दिख रही हो। इस पे ये अब एंसेस्टर कोड के बारे में बताती है कि मैसेंजर आया था और 3 महीने का टाइम ही दिया गया है। सियाहुई भी आगे आते हैं और कहते हैं ये मैटर काफी कॉम्प्लिकेटेड है और इससे डील करना भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस कारण से मैंने इसे कहा था तुम्हें कांटेक्ट करने को, ताकि तुम यहाँ पे आ सको और हम बात कर सके इस बारे में कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। सियाहुई कहते हैं मैंने इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन को ढूंढा है, फेक मैरिज ही इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बन सकता है। इससे हमें काफी समय भी मिल जाएगा और साथ ही हम पब्लिक और एंसेस्टर कोड को भी थोड़ा समय के लिए शांत भी कर सकेंगे। फेक मैरिज को अगर पीकॉक लैंड में ही ऑपरेट किया जाए फिर इसे डील कर पाना भी आसान होगा इनके लिए। हालांकि तांगसंग इस बात को सुनकर ये एग्री तो बिल्कुल भी नहीं करता और कहता है 3 मंथ के बाद मैं खुद ही सी के किनारे में खड़ा रहूंगा और वहीं पे मैं मिंग गोंजी को प्रपोज भी करूंगा। सियाहुई कहते हैं फिर क्या तुम एक्शन लेने वाले हो। मिंग गोंजी कहती है ये काफी रिस्की हो सकता है। तांगसंग कहता है तुम्हारे लिए कुछ भी मैं करने को रेडी हूँ, लेकिन जब तक कि एंसेस्टर कोड को नहीं पता चल जाता है कि हम कितने पावरफुल है, वो हमेशा ही हमारे अगेंस्ट है कुछ ना कुछ एक्शन लेते रहेंगे। हालांकि सियाहुई कहते हैं हमें अभी भी काफी टाइम चाहिए होगा, जितना ज्यादा टाइम मिलेगा उतना अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि इस टाइम को डिले करना ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ये भी जानते हैं कि ओशियन में रहकर तांगसंग कुछ एम्पर लेवल के बंदे से फाइट कर सकता है, मगर अभी भी इसका कल्टीवेशन सही नहीं है। अगर इसे कुछ समय मिल जाए फिर ये अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सकता है। मिंग गोंजी कहती है डैड क्या करना चाहिए। इस पे ये फिर से कहते हैं अगर ऐसा है फिर हम एक काम कर सकते हैं, वो मैसेंजर अभी भी कैरी सिटी में ही है, हम इन्हें ऐसा दिखाते हैं जैसे कि हम उनके बातों को मान चुके हैं, इससे वो भी रिलैक्स हो जाएंगे और फिर हमें इससे कुछ टाइम भी मिल जाएगा और हम इस बीच में कल्टिवेट कर अपने कल्टिवेशन को भी इंक्रीज कर सकते हैं। बाय द टाइम में काफी सारे ग्रेट डिमन किंग और डिमन किंग लेवल का फाइटर भी हमारे साथ में खड़े हो जाएंगे। मी गोंजी भी कहती है ठीक है। ये तीनों अब टेलीपोर्ट होकर कैरी सिटी में आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद मी गोंजी कल्टिवेशन करने चली जाती है, मगर जाने से पहले ये तांगसंग से पूछती है तुम क्या करने वाले हो। इस पे ये कहता है तुमने जो मुझे आर्टिफैक्ट दिया था टियानलिंग वेपन, मैं इसे मॉडिफाई करने का सोच रहा हूँ। तांगसंग कहता है अगर मैं पहले इस आर्टिफैक्ट को मॉडिफाई करता फिर इसका ब्लैक स्लैश के पावर को मैं खुद ही हैंडल नहीं कर पाता, लेकिन अब मैं कर सकता हूँ। मैं फ्यूचर को देखने के इवेंट को थोड़ा चेंज कर दूंगा, पिक्चर को मैं ब्लर कर दूंगा, जिससे इसका ब्लैक स्लैश का पावर भी कम हो जाएगा। पिक्चर को तो साफ देखा नहीं जा सकेगा, मगर इससे ये वेपन डेंजरस नहीं रहेगा और हम पिक्चर को डिकोड भी कर सकते हैं बाद में। मी गोंजी भी ये सुनकर थोड़ा स्टंड हो जाती है। इधर तांगसंग अपने रिंग से टियानलिंग वेपन और साथ ही डिवाइन बुक को भी निकालता है। तांगसंग अब ग्राउंड पे कुछ सिंबल्स को बनाना स्टार्ट कर देता है। इधर मी गोंजी खड़े होकर ये सभी थिंग्स को देख रही है। तांगसंग अपने डिवाइन पावर को रिलीज करता है, इससे ये टियानलिंग वेपन भी शांत हो जाता है। इस तरह के आर्टिफैक्ट को एक डिवाइन आर्टिफैक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें अपना ही स्पिरिचुअलिटी ऐड होता है। इस तरह के काम को करने के लिए जो भी ये काम कर रहे हैं उनका खुद का ही पावर वेपन का पावर से ज्यादा होना चाहिए, तभी जाकर ये सक्सेसफुल भी हो सकेंगे। अगर ये आर्टिफैक्ट फील कर लेता है कि सामने वाले का पोटेंशियल काफी हाई है, फिर ये आर्टिफैक्ट भी कॉपरेट करने को रेडी हो जाता है। वैसे एक रियल आर्टिफैक्ट गॉड रम के आर्टिफैक्ट को ही कहा जाता है, जबकि उस तरह के आर्टिफैक्ट को एक गॉड अपने डिवाइन सेंसेस का यूज कर रेडी करते हैं तो फिर और उसमें पावर ऑफ फेथ भी ऐड होता है, जो कि उसे काफी पावरफुल भी बनाता है। तांगसंग अभी भी अपने हाथों से गोल्डन कलर के रून्स को ग्राउंड पे बना रहा है। तांगसंग अब बुक को उठाता है और इस बुक के पेजेस को पलटने लगता है। इधर टियानलिंग वेपन ये ऑलरेडी ऊपर नीचे होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें हरकत को भी देखा जा सकता है। तांगसंग भी देखता है कि ये वेपन काफी फास्ट है, डिवाइन पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है और ऐसा लगता है कि ये हमेशा ही डिवाइन पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है, जैसे कि ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हालांकि तांगसंग भी पीछे नहीं रहता और ये अपने डिवाइन पावर को अभी भी इसमें डाल ही रहा है। अब देखना ये है कि क्या 11 टियर का डिवाइन पावर इस एम्पर लेवल के वेपन के लिए
काफी होगा कि इसे अपने गॉड से का भी डिवाइन पावर को यूज करना पड़ सकता है, लेकिन अभी तांग संग ओशन में तो नहीं है और पावर ऑफ फेथ को ये कॉल भी तो नहीं कर सकता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।